दोस्तों आज दुनिया के तमाम शहरों में मनुष्यों के रहने के लिए जगह कम पड़ने लग गई है और इसीलिए वैज्ञानिक चांद और मंगल ग्रह पर जीवन अस्तित्व को लेकर सालों से रिसर्च कर रहे हैं। वहीं पृथ्वी पर भी ऐसी जगह मौजूद है जहां पर मनुष्य जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज तक यहाँ पर कभी भी कोई भी बस्ती नहीं बस पाई है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की, जो दुनिया के 7 महाद्वीपों में से चौथे स्थान पर आता है। साल के 12 महीने दोस्तों यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में रहना चांद पर रहने या अंतरिक्ष में रहने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों आज दुनिया भर में 5000 से ज्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स हर साल अंटार्कटिका जाते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर अंटार्कटिका में वैज्ञानिक करने क्या चाहते हैं? यहाँ पर रहना इतना मुश्किल क्यों है और अंटार्कटिका में जाने के लिए क्या क्या साधन मौजूद है और क्या अंटार्कटिका जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत पड़ती है? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अंटार्कटिका दोस्तों एक विशाल महाद्वीप है जो 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी खोज सबसे पहले एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने सन 1774 में की थी। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें बर्फ की विशालकाय दीवार नजर आई थी और उन्हें ऐसा लगा कि हो ना हो इस दीवार के दूसरी तरफ सतह जरूर होगी और उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इस तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप इंसानों द्वारा पहली बार खोजा गया था। लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका की खोज के बाद इंसान को यहाँ तक पहुँचने में करीब 75 सालों का समय लग गया था। आज अंटार्कटिका पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है और न ही कोई देश यहाँ पर अपना अधिकार जमा सकता है, क्योंकि 1 दिसंबर सन 1959 को दुनिया के 12 देशों ने मिलकर अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम बनाया था और एक संधि पर साइन किए थे। इस संधि के तहत दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी देश इस पूरे कॉन्टिनेंट पर किसी भी प्रकार के मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगा और न ही परमाणु हथियार का परीक्षण करेगा। इसके अलावा भी अन्य कई नियम और शर्तें इस दौरान सामने रखी गई थी, जैसे यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाया जा सकता है या फिर कोई भी दूसरे कॉन्टिनेंट का एनिमल अंटार्कटिका में नहीं लेकर जाया जा सकता। आज के समय में दोस्तों अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के तहत दुनिया के 54 देश आते हैं। किसी भी देश का हिस्सा न होने के कारण अंटार्कटिका में जाने के लिए कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती और न ही किसी प्रकार के कोई वीजा की जरूरत पड़ती है। हर साल यूएस, यूके, कनाडा, जापान, चाइना, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और इंडिया सहित कई देशों के वैज्ञानिक रिसर्च के लिए अंटार्कटिका जाते हैं। कुल 70 से ज्यादा रिसर्च स्टेशन यहाँ पर आज के समय में मौजूद हैं, जिनमें भारत के भी 2 स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। सन 1956 में दोस्तों अमेरिका ने अपना पहला रिसर्च स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया था। सन 1981 में भारत की ओर से पहली बार रिसर्चर्स का दल अंटार्कटिका भेजा गया था और अब तक 36 से ज्यादा भारतीय दल यहाँ पर रिसर्च के लिए भेजे जा चुके हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर साल भर बर्फीले तूफान आते रहते हैं। मौसम का मिजाज यहाँ पर कभी भी बदल जाता है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स और पहाड़ ही नजर आते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का हाईएस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट भी है। कई बार यहाँ पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं। ये हवाएं दोस्तों इतनी तेज होती है कि ग्लेशियर्स भी टूट कर गिरने लगते हैं। साल में औसतन सिर्फ 20 दिन ही यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। अंटार्कटिका की हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा 1% से भी कम होती है। इतनी कम ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करना बॉडी और स्किन के लिए काफी हार्मफुल होता है। यहाँ पर शरीर को पूरी तरह से कपड़े से ढकना जरूरी होता है और ऐसा सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं बल्कि सूरज से बचने के लिए भी किया जाता है। साउथ पोल पर स्थित होने के कारण सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ ज्यादा रहती है। साथ ही दोस्तों आंखों को चश्मे से कवर करना भी यहाँ जरूरी है, वरना सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर आंखों को नुकसान पहुँचा सकती है। अंटार्कटिका में साल में सिर्फ एक बार सूर्योदय होता है और एक बार सूर्यास्त। 7 से 8 महीने तक यहाँ सूर्य चमकता हुआ नजर आता है, तो वहीं अन्य 4 महीने बिल्कुल रात होती है। धरती का सबसे कम तापमान भी दोस्तों अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड किया गया था। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में -89.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका तक पहुँचना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। हवाई जहाज या फिर शिप्स की मदद से ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है और हवाई जहाज की लैंडिंग से पहले यहाँ बर्फ के ऊपर एक रनवे बनाया जाता है। उस रनवे पर लैंड करना भी हवाई जहाज के लिए मुश्किल होता है। लेकिन सब खतरों को जानते हुए और समझते हुए भी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स यहाँ आने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई महीने की ट्रेनिंग के बाद ही वैज्ञानिकों को यहाँ पर भेजा जाता है और सभी वैज्ञानिक अपने देशों के रिसर्च स्टेशंस में आकर ठहरते हैं। अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशंस का डिजाइन और साइज बिल्कुल अलग अलग होता है और इन स्टेशन के अंदर का नक्शा भी देश अपने हिसाब से डिजाइन कराए रखता है। इनके अंदर जिम, किचन, ऑफिस और क्लिनिक मौजूद होता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है और कपड़े धोने पड़ते हैं। अंटार्कटिका में खाने का कोई भी साधन मौजूद नहीं है। यहाँ कोई खेती बाड़ी भी नहीं की जा सकती। अपने साथ फ्रोजन फूड्स, मीट्स और वेजिटेबल्स वो लेकर आते हैं और कई महीनों तक उसी खाने पर निर्भर रहते हैं। खाना खत्म होने से पहले उनकी रीस्टॉकिंग जरूरी है, क्योंकि रीस्टॉकिंग में ही कभी कभी हफ्तों का समय लग जाता है। खराब मौसम के कारण यहाँ तक खाना पहुँचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वैज्ञानिक हार नहीं मानते। जरूरत पड़ने पर वो समुद्र में से मछली पकड़ लेते हैं। हालांकि कुछ देशों के रिसर्च स्टेशन में थोड़ी बहुत सब्जी उगाने की शुरुआत कर दी गई है। वैज्ञानिक खुद को साफ सुथरा रखने के लिए स्पॉन्ज बाथ लेते हैं, क्योंकि यहाँ के बर्फीले पानी में नहाना इंसानों के लिए संभव नहीं है। साल भर तापमान
तापमान यहाँ शून्य के नीचे ही रहता है। पानी पीने के लिए बर्फ को गर्म किया जाता है और उसके बाद ही वो इस्तेमाल में लिया जा सकता है। खुद को हाइड्रेट रखना भी दोस्तों यहाँ एक बड़ी चुनौती होती है। रिसर्च स्टेशन में सोने के लिए थर्मोस्टेटिक रूम्स बनाए जाते हैं, तो वहीं सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च स्टेशन के बाहर कुछ दूरी पर अलग अलग जगह टेंट्स भी लगाए जाते हैं, जहाँ एक्स्ट्रा सामान, कपड़े, राशन का सामान स्टोर किया जाता है। अगर भयंकर तूफान में रिसर्च स्टेशन को नुकसान पहुँचता है या नष्ट हो जाते हैं, तो वैज्ञानिकों के पास खाने के लिए कुछ ऑप्शंस मौजूद रहेंगे, जब तक कि उनके देश मदद के लिए राहत सामग्री का बंदोबस्त ना करते हैं। दोस्तों कई बार तो गर्मियों के दिनों में भी मौसम इतना खराब हो जाता है कि वैज्ञानिक 10 से 15 दिनों तक रिसर्च स्टेशन से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। गर्मियों के समय में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा हो जाती है और ज्यादातर सभी लोग अक्टूबर के महीने से पहले ही इस कॉन्टिनेंट से वापस लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ वैज्ञानिक सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पर रहने लगे हैं और इसकी एक वजह एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम के नियम है। नियम के मुताबिक रिसर्च स्टेशन वेकेंट नहीं छोड़ा जा सकता। जाने से पहले उसे डिसमेंटल करना जरूरी है। एक रिसर्च स्टेशन को डिसमेंटल करना, उसे वापस अपने देश ले जाना, अगले साल दोबारा यहाँ पर रिसर्च स्टेशन सेटअप करना, ट्रांसपोर्ट करना और उसे असेंबल करने में देखिए बहुत पैसा और समय खर्चा होता है। इसीलिए बहुत से देशों ने तय किया है कि उनके वैज्ञानिक सर्दियों में भी यहाँ पर रहेंगे और सर्दियों के दौरान तो हालत बद से बदतर होते चले जाते हैं। 4 महीने तक सूरज की किरणें भी नजर नहीं आती। महीनों तक एक ही जगह रहने के कारण कई बार वैज्ञानिकों को डिप्रेशन और मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उग्र भी होने लगते हैं। इसी कारण कई रिसर्च स्टेशन में डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट भी टीम के साथ रहने लगे हैं। तो वहीं कुछ लोग वीडियो कॉल के जरिए अपने देश के डॉक्टर से संपर्क करते हैं। एंटार्क्टिका में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी खास ध्यान रखा जाता है। एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम के तहत कोई भी देश यहाँ कूड़ा कचरा नहीं फैला सकता। जो सामान यहाँ लाया गया है उसे वापस लेकर जाना ही होगा। कई रिसर्च स्टेशंस में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी सेटअप कर लिया गया है, तो कुछ देश प्लेन और हेलीकॉप्टर के जरिए सारा सामान वापस भेज देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी जगह पर भी ATM मशीन लगा दी गई है। आप सही सुन रहे हैं। एक सवाल दोस्तों अब भी हो सकता है कि आपके मन में आ रहा हो कि आखिर वैज्ञानिक यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए जाते हैं। असल में दोस्तों एंटार्क्टिका में रिसर्च के लिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि धरती पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे यहाँ पर इतनी सारी बर्फ आई। एंटार्क्टिका देखिए एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ अनटच्ड है और इसलिए यहाँ की सभी रिसर्च बिल्कुल ओरिजिनल मानी जाती है। पिछले कुछ दशकों में बड़ी बड़ी खोज यहाँ पर की जा चुकी है। एंटार्क्टिका में स्थित रिसर्च स्टेशंस को डीजल पावर जनरेटर के जरिए बिजली भी मिलती है। साथ ही यहाँ पर कुछ विंड टर्बाइंस भी लगाए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि कई करोड़ साल पहले एंटार्क्टिका एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करता था। यहाँ पर पाम्स, बेओबाब्स और बीच जैसे पेड़ पौधे हुआ करते थे और साथ ही बीवर्स, फ्रॉग्स, ऑटर्स, टैपर्स जैसे कई जानवर भी यहाँ पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ नष्ट हो गया। आज जो एंटार्क्टिका हम देख रहे हैं दोस्तों असल में वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना उस समय एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। उस समय गोंडवाना में साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। बाद में एंटार्क्टिका इससे अलग होकर साउथ पोल पर स्थित हुआ। एंटार्क्टिका से वैज्ञानिकों को 10 लाख साल पुराना DNA का अंश मिला, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। भारतीय वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका में दोस्तों पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसे वहाँ स्थित भारत के स्टेशन भारती के नाम पर ब्रियम भारतीनेसिस नाम दिया गया है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने बर्फ के करीब 500 से 900 मीटर नीचे कई प्रकार के जीव जंतु खोजे हैं। 5 करोड़ साल पुराना ककून यहाँ से खोजा जा चुका है, जिससे पता चलता है कि यहाँ एक समय पर तितलियां भी रहा करती थी। ये दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी सांप और चींटी नहीं पाए जाते हैं। इतने ठंडे वातावरण में सिर्फ सील्स, व्हेल्स और पेंगुइन्स जैसे एनिमल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। इन जानवरों के प्रजनन के बारे में और अन्य कई चीजों के ऊपर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। एंटार्क्टिका धीरे धीरे दोस्तों एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनता जा रहा है। हर साल आप जानते हैं 50 से 60 हजार सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। एंटार्क्टिका में घूमना भी इतना आसान नहीं होता और इसके लिए आपको ढेर सारा पैसा भी खर्च करना होगा। केवल चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कोई भी एयरलाइंस यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती है। एंटार्क्टिका भले ही एक बहुत ठंडी जगह है, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ लगातार पिघल रही है। पिछले साल एंटार्क्टिका में 18.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ बड़े कदम नहीं लिए तो एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगेगा और दुनिया के कई शहर पूरी तरह से पानी में समा सकते हैं। वैसे भी दोस्तों आज विश्व भर के कई कोस्टल एरियाज ऐसे हैं जो अगले कुछ सालों में समुद्र के भीतर समा जाएंगे। इसमें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी शामिल है। अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलती है तो भारत का मुंबई शहर भी पानी के भीतर समा सकता है। इससे बचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में कमी लाना आज हम इंसानों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और आप समझ गए होंगे आखिर एंटार्क्टिका में सर्वाइव करना वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए कितना मुश्किल काम है। अगर आप वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो
वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।